नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में जैसे ही हम लोग एंटर करते हैं हम लोगों को एक बहुत सुंदर महिषासुर मर्दिनी का वाइट कलर का पूरा स्टैचू दिखता है। हम लोग को पहले लगा कि क्या ये संगमरमर का है, तो नहीं, ये एक सोलर प्लांट है और उसके तने से बनाई गई ये मूर्ति है। बहुत ही खूबसूरत ये मूर्ति है। ये है ब्राह्मणी काइट जो चील जैसे दिखती है और वेस्टर्न कोस्ट पे पाई जाती है। कौवों की, जेई की और ट्रिपीज और मैकपीज की अलग अलग प्रजातियाँ। ये है बया वीवर जो कि अपने घोंसलों को ऐसा बनाती है। इसको हम लोगों ने कई बार देखा है। इसके बारे में इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो बया, मेल बया होता है, वही इस इंजीनियरिंग मार्वल को बनाता है, ये घोंसलों को, और जो फीमेल होती है वो घोंसले की क्वालिटी के अकॉर्डिंग ही मेल को चूज करती है। ये है हमारा फेमस इंडियन वल्चर जिसने 1992 से 2007 तक सीवियर क्राइसिस झेला है क्योंकि इन लोगों का किडनी फेल हो जाता था। डाइक्लोफेनाक मेडिसिन जो कि गाय को दिया जाता था जिसकी वजह से इनको हार्म हो रहा था। और ये है हमारे नेचुरल क्लीनर इन्वायरमेंट के, तो अगर ये इनको हमने लूज कर दिया तो बहुत सारी चीजें इकोसिस्टम में गड़बड़ हो जाएंगी। ये है हमारे सामने फ्लैमिंगोज जो कि गुजरात का स्टेट बर्ड भी है। बहुत सुंदर इनके गर्दन होते हैं और पिंक पिंक कलर होता है। एक्चुअली में इनका पिंक कलर उस खाने से आता है जो ये लोग खाते हैं, जैसे कि एल्गी और क्रस्टेशियंस। ये है हमारा जटायु और सबसे इंटरेस्टिंग बात इसकी ये है कि ये मात्र एक ऐसा वर्टिब्रेट है जिसको हम जानते हैं जो कि हड्डियां खाता है। इसका मैक्सिमम डाइट हड्डी होता है और इसके अंदर जो एसिड होता है वो उस हड्डी को पचाने की क्षमता रखता है और अगर हड्डी बड़ी हुई तो उसको पटक पटक के तोड़ तोड़ के खाता है ये। और खैर हमारी माइथोलॉजी से तो ये कनेक्टेड है ही, जटायु जो कि रामायण का एक मुख्य किरदार था। ये हमारा तांबूस सुतार जिसको हम वर्ड पिकर भी कहते हैं। ये रही वो पक्षी। और इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब ये अपना घोंसला बनाती है चींटियों की कॉलोनी में और जब ये अपना सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शेयर करती है, वैसे तो ये चींटियाँ खा जाती है, लेकिन जब जिस कॉलोनी में ये बनाती है अपना घर, उस कॉलोनी की चींटियों को नहीं खाती है और वहाँ की चींटियाँ भी इनके अंडों पर अटैक नहीं करती हैं। तो ये काफ़ी मतलब डिटेल से जब हम लोग प्रकृति को देखते हैं तो हम समझते हैं कि ये किस तरीके का एक दूसरे के साथ संबंध निर्मित करती है। ये है हमारी कोयल की डिफरेंट प्रजातियाँ। अधिकतर हम लोग समझते हैं कि कोयल यही वाली होती है, बट ये सारी की सारी जितनी पक्षी हैं यहाँ पे सब की सब कोयल की ये भिन्न भिन्न प्रजातियाँ हैं। हमारी हुदहुद पक्षी जिसको हम लोग कई बार देख चुके हैं, और ये सारे हमारी किंगफिशर की वैरायटीज हैं। उसमें से ये वाला जो काला नीलपंख है, ये इंडिया का काला नीलपंख पक्षी है। इट्स ब्यूटीफुल। ये है भारतीय पाकोली या इंडियन स्विफ्टलेट कह लीजिए इसको। ये पक्षी बहुत छोटी सी है और ज़्यादातर हवा में ही रहती है, कीड़ों मकोड़ों को मार के खाती है। इसके घोंसले कुछ इस तरीके से होते हैं और इसके घोंसले में ही कुछ ऐसा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज लोगों को लगता है कि है, जिसकी वजह से इसके घोंसले ही हार्वेस्ट कर लिए जाते हैं और इस वजह से इस स्पीसीज का नंबर दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। बर्ड्स के डिफरेंट जो चोंच होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं। बर्ड जिस एनवायरनमेंट में रहती है, जिस तरीके का खाना अवेलेबल होता है, उसके अकॉर्डिंग इवोल्यूशन होता है। जैसे कि ये जर्नलिस्ट बीक जो हम लोग को देखने को मिलता है, कुछ का बीक जैसे तोता का बीक ऐसा होता है। अब हुक्ड बीक इस तरीके से हुक से कुछ पकड़ना है तो चिसल्ड बीक, इसी तरीके से अलग अलग बीक्स यहाँ पे रिप्रेजेंट किए गए हैं। और ये मछली खाने का जो बीक होता है वो आप देख सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग पहचान सकते हैं कि जो पक्षियों का जो पैर होता है वो भी थोड़ा अलग अलग तरीके का होता है। जैसे ग्रैस्प करना है, कोई चीज़ उड़ के आती है ईगल और ग्रैस्प करती है, तो उसका पंजा कुछ इस तरीके से होता है। आपको रनिंग फीट है, जिस पक्षी को बहुत ज़्यादा रन करना पड़ रहा है, जैसे ईमू हो गया पक्षी, उसका फीट कुछ इस तरीके से होता है। पानी में क्योंकि उन लोगों को तैरना होता है तो ये स्विमिंग फीट होता है। और कुछ इस तरीके से अलग अलग हमारे पास फीट के भी स्ट्रक्चर है। अब चिड़िया उड़ तो जाती है, चिड़िया उड़ती है, लेकिन हर चिड़िया अलग अलग तरीके से उड़ती है। अब कुछ चिड़िया एकदम आराम से स्टीडी ऊपर नीचे करते हुए उड़ती है और कुछ को फास्ट फ्लैपिंग करते हुए आपने देखा होगा, एक बार फास्ट फ्लैपिंग ये दिखा रहा है। और कुछ चिड़िया होती है जो कि यहाँ पे फ्लैपिंग कर रही है और यहाँ पे पंख आपने देखा होगा कि वो एकदम रोक देती है, फिर फ्लैपिंग करती है, फिर पंख को रोकती है, फिर फ्लैप करते हुए ऐसे उड़ जाती है। तो मतलब हमारे ये जो ये पक्षियाँ हैं वो कितने अलग अलग तरीके से हो सकती हैं। और इस पूरे डायग्राम में दिखाया गया है ग्लॉसरी या बर्ड टर्म्स की एक पक्षी के शरीर के भाग को हम क्या क्या कहते हैं। ये सारे उसके पार्ट्स हैं। फिर यहाँ पे बताया गया है कि हर पक्षी के विंग का शेप अलग अलग होता है क्योंकि उसको अलग अलग काम लेना होता है। ग्लाइडिंग के लिए अलग
सोरिंग, रैपिड टेक ऑफ के लिए, हाई स्पीड के लिए, और ये है हॉवरिंग के लिए। जैसे कि हमारी हमिंग बर्ड होती है, उसका शॉर्ट ट्रायंगुलर विंग्स की वजह से ही वो बहुत तेज तेज हमिंग करते हुए एकदम एयर में बहुत देर तक खड़ी रह सकती है। ये है हमारा भारतीय गैंडा, जो कि असम राज्य में बहुतायत में पाया जाता है, फिर भी हमारे यहाँ पे ये वल्नरेबल स्पीसीज है। और इसके पीछे की भी कहानी ये है कि इसको भी, इसका जो वन हॉर्न है, आपको दिख रहा होगा ये हॉर्न, इसको लोग मेडिसिनल प्रॉपर्टी की तरह यूज़ करते हैं, स्पेशली चाइना में, जिसकी वजह से इसकी भी हंटिंग कर दी जाती है। यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जैसे कि डक्स हैं, कुछ डक्स ऐसी होती हैं जिनकी एक ही आँख खुली रहती है सोते वक्त, और वुड पिकर का जो टंग होता है वो उनके बीक से, उनके चोंच से भी दोगुना लेंथ में होता है। ये हमारी रेड नेकेड फॉल्कन, और ये दोनों एक एक पेयर में हंटिंग करती हैं, मतलब कि दो चिड़िया मिलके एक बार हंटिंग करती हैं। और एंशिएंट थोड़ा सा मतलब पीछे जाए अगर हम लोग, तो इस बर्ड की फीमेल प्रजाति जो है उससे गेम हुआ करता था फॉल्कनरी, जिसकी वजह से ये वल्नरेबल स्पीसीज बन गई थी। खैर, अब उस गेम को टोटली बैन कर दिया गया है। तो आप इसके मुंह में देख सकते हैं किस प्रकार से एक छिपकली है। ये है महाधनेश पक्षी, जिसको हम बोलते हैं ग्रेट हॉर्नबिल। भारत के इन सब क्षेत्रों में ये पक्षी पाई जाती है, और ये कुछ इस तरीके से अपना नेस्ट बनाती है। ये इधर से बस एक छोटा सा हिस्सा ही दिखता है, ताकि उसका जो बेबी है, ये बस ऐसे क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है इसका, ये वाला हिस्सा भी बंद रहता है, और ताकि उसका बेबी है वो थोड़ा ग्रो हो जाए, तब जाके वो बाहर निकलेगी। और फिर उस पूरा डिपेंडेंट रहती है मेल पे। मेल उसको इसी विंडो से फ्रूट्स वगैरह ला के देता है। ये अधिकतर फ्रूट्स ही खाते हैं, पानी तो पीते ही नहीं है ये। और ये वाला जो पूरा का पूरा हिस्सा है, वो ये दिखाया रहा है कि किस प्रकार वो अपने बेबी को प्रोटेक्ट कर रही है, पूरा क्लीन वगैरह करती रहती है नेस्ट अपना। एक और चीज़ कि जब बेबी जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो वो खुद ही ये जो लकड़ी का ये जो घोंसला है, इसके ऊपर ये वाले हिस्से को अपने चोंच से तोड़ती है, और जब वो बाहर निकलती है तो कुछ दिनों तक तो वो उड़ भी नहीं पाती है। खैर, ये पक्षियाँ अपने जोड़े में रहने के लिए जानी जाती हैं, और 30 के लगभग ग्रुप पे भी ये पाई जा सकती हैं। वैसे ये सारी जो ये पक्षियाँ हम लोग दिखा रहे हैं आपको, एक्चुअली में ये कभी रियल बर्ड्स हुआ करती थी, जिनकी डेथ हो जाने के बाद इनमें मतलब फ्लफी कुछ डाल के इसको यहाँ पे नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में लगा दिया गया है। अब खुद इसी पक्षी को ले लेते हैं। इस पक्षी का नाम था विलियम, जो कि सोसाइटी, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी को मिला हुआ था। और सबसे अच्छी बात ये है इसकी कि यहीं पर पूरा का पूरा रहा था, और नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम का लोगो भी इसी से इंस्पायर्ड है। ये दोनों जो पक्षियाँ हैं, ये बाद में लाई गई थी कर्नाटक के किसी डिस्ट्रिक्ट से। तो ये हॉर्नबिल उत्तराखंड से आया था, और ये कर्नाटक की है। और ये पूरा का पूरा जो ये हॉर्नबिल फैमिली जो आपको दिख रही है, वो दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से वो अपने बेबी को बड़ा करती है। पंछी सेक्शन से अब हम लोग मैमल सेक्शन में एंटर कर गए हैं, और ये गिबॉन है जो कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में पाया जाता है। और आप आगे देख सकते हैं किस तरीके के मंकीज यहाँ पर हैं। ये लाल मुंह वाला बंदर है, मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न इंडियन और नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है। ये आपको वेस्टर्न घाट्स की तरफ मिलेगा, और ये पूरा का पूरा एक डिफरेंट प्रजाति है बंदर का ही। इसको हम लोग मालाबार स्लेंडर लॉरिस बोलते हैं। ये पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट्स के साथ साथ पाया जाता है। ये है गौर, जिसको हम लोग बाइसन बोल देते हैं, लेकिन ये बाइसन है नहीं, बस इसके शेप और इसके एग्रेसिवनेस की वजह से इसको हम लोग बाइसन कह देते हैं, जबकि गौर और बाइसन दो अलग अलग डिफरेंट स्पीसीज होती हैं। ये कुछ ब्लैक बक्स हैं हमारे पास। ये इंडिया और नेपाल दोनों में पाया जाता है। 14 से 30 इंच तक इनका हाइट होता है, और ये 65 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में दौड़ सकते हैं, लगभग 25 किलोमीटर तक। बहुत लोगों को लगता होगा कि ये भी हमारे सामने एक पक्षी है, लेकिन है ये एक मैमल, और ऑफ कोर्स इसको मैमल गैलरी में ही रखा जाएगा। इसकी मैक्सिमम एक्टिविटीज उड़ने को छोड़ दिया जाए तो मैमल से ही मिलती जुलती हैं, और ये मैमल ही है। इस तरीके से ये पेड़ पे लटकता रहता है दिन में, और रात में ये अपने शिकार पे निकल जाता है थ्रू द हेल्प ऑफ इको लोकेशन। अब गिलहरियाँ है इतनी बड़ी बड़ी, और ये भारत के अलग अलग हिस्सों में पाई जाती हैं, जैसा कि हम इस पूरे मैप में ध्यान से देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा व्हाइट टाइगर, जो कि बंगाल में ज़्यादातर पाया जाता है। एशियाटिक ब्लैक बियर, ये हिमालयन ब्राउन बियर है, और इसी के साथ साउथ बियर। ये हंगुल, और कहने को तो ये हिरन के जैसी है, बट इसका शेप एक गाय के बराबर है। इसका सिंग देखिए। ये हिमालयाज स्पेशली कश्मीर में पाई जाने वाली
ये लाल पांडा है। लाल पांडा जो बहुत शाई होता है और और इसकी शाइनेस की वजह से हम लोग को इसको प्रिजर्व करने में भी इतना मुश्किल हो रहा है, इसके लिए मेट ढूंढना भी बहुत मुश्किल होता है। ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। पैंगोलिन है, ये भारत के मोस्ट ऑफ द पार्ट्स में पाया जाता है। जीव होता है ना, इसका ये जो जीव है उसको वो जमीन के अंदर से उसके बिल में से चींटियों को निकाल के टेस्टी चींटियां खाता है। इसको चींटियां काट नहीं पाती क्योंकि इसका स्केलेटन कुछ इस तरीके का आप देख ही रहे हैं। मलय तापीर है, इंडेंजर्ड है। ये टोटल का टोटल जंगल कैट्स हैं, किस तरीके से आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। हाइना भी है, सियार, जो कि हम लोगों के गांव में बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। बिल्कुल। हम लोग उस हिस्से में पहुंच गए हैं जहाँ पे ये रहा हमारा नील गाय और सबसे खूब अजीब और अनोखा ये है चौसिंगा, जिसके चार सिंग है, बहुत स्ट्रेंज है। ये है काकड़, भेकड़, काकड़, और ये इसका स्केलेटन है, ये लिखा नहीं है। और ये हमारा है बारहसिंगा, चौसिंगा के बाद बारहसिंगा, इसके 12 सिंग हम लोग काउंट कर सकते हैं। और ये है कस्तूरी हिरन। आपके सामने अभी तेंदुआ दिख रहा है, डिफरेंट काइंड्स का गॉट है जो हमारे सामने है। खा जाते हैं, बहुत सारी गोटों को खा जाते हैं लोग। इतनी सुंदर लगती है ये, पता नहीं लोग क्यों खाते हैं इसको। इसका सिंग देखो कितना प्यारा है। सेंचुरी गुजरात, ये स्टैचू जो कि सैया पे भगवान विष्णु को दिखाया गया है, वो अपनी निद्रा में है। पत्थरों से कार्व किया गया ये स्टैचू, इतिहास का गवाह। अब हम लोग इस कल्चर गैलरी में एंटर कर चुके हैं और हमारे सामने एकदम सरप्राइज कर देने वाली जो प्रतिमा 6th सेंचुरी मुंबई से खुद मिली है। ये जब आइलैंड हुआ करता था, इतना खूबसूरत। यहाँ पे शिवा के विश्वव्यापी स्वरूप को दिखाया गया है। मतलब शिव ही शिव हर जगह व्याप्त है, ऊपर भी, नीचे भी, दाएं भी, बाएं भी। ब्रह्मांड का हर एक हिस्सा शिवमय हो चुका है इस स्कल्पटिंग के थ्रू। और नीचे 2 लोग हैं जो कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लिए हुए हैं अपने हाथ में, और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी दोनों का डिफरेंट है। और ऊपर जो शिव के डिफरेंट मुद्राएं हैं, जो अलग अलग फिगर्स हैं, उनके हाथ में, सबके हाथ में पानी का कुछ कमंडल टाइप का है। और ये बहुत ही सुंदर स्कल्पचर है, बहुत ही सुंदर। हम लोग एंटर कर चुके हैं जैनिज्म और बुद्धिज्म धर्म के सेक्शन में, जहाँ पे तीर्थंकर्स लोगों को दिखाया जा रहा है। इसको देख के आपको लग रहा होगा कि ये सांप सीढ़ी वाला खेल है, लेकिन है ये उसी का पुराना स्वरूप जिसको हम कहते हैं ज्ञान बाजी, जो कि जैन धर्म के लोग खेला करते थे। जो ये इसमें फॉर्म बिलीव करते थे कि लॉ ऑफ कर्मा होता है। अगर आपकी गुड कर्माज हैं, अगर आप यहाँ पे हो और आपने कुछ गुड कर्मा किए हैं, तो आप अपनी लाइफ में यहाँ जा सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ पहुँच के भी कोई बैड कर्मा कर देते हो, तो आप तुरंत पीछे आ सकते हो। फिर यहाँ पे भी अगर आपने बैड कर्म किए तो थोड़ा सा पीछे। फिर इस तरीके से ये पूरे के पूरे जो बोर्ड गेम है 18वीं शताब्दी का ये बना हुआ है। स्पेशली हम लोग को ये कलकत्ता से मिला हुआ है। इसको इस गेम को कहा जाता था ज्ञान बाजी, जो जैन धर्म के लोग खेला करते थे। अभी हम लोग बुद्धिस्ट गैलरी में हैं और हम लोग वहाँ पे खड़े हैं जहाँ पे गांधार रिलेटेड सारे बुद्धिस्ट प्रतिमाएं रखी गई हैं। बहुत सारी कहानियाँ बुद्ध के जन्म से संबंधित, बुद्ध की लाइफ से रिलेटेड, जो गांधार आर्ट में रिप्रेजेंट किया गया है, उसको इस ब्यूटीफुल गैलरी में दिखाया गया है। 8वीं शताब्दी कर्नाटक से निकली हुई ये प्रतिमा देखिए आप, कितनी इंटैक्ट है, जो भगवान विष्णु की शयन मुद्रा को दर्शा रही है। चोला आर्ट को ब्यूटीफुली रिप्रेजेंट करती हुई ये शिवा की प्रतिमा, जिसमें शिवा के 4 हाथ को दिखाया गया है और वो एक कमल के सुंदर पुष्प पे बैठे हुए हैं। ये ब्रह्मा की विशालतम प्रतिमा, जिसमें ब्रह्मा को एज अ क्रिएटर दिखाया गया है। उनके चारों मुख में से एक मुख तो नहीं दिख पाता है, जो कि 4 वेद को रिप्रेजेंट करते हैं। और सबसे आश्चर्य की बात कि ये प्रतिमा 1st सेंचुरी कॉमन एरा में बनाई गई थी। मतलब अभी से लगभग 2000 साल पुरानी ये प्रतिमा है। और आप देख सकते हैं कि हमारा आर्ट उस समय पे कितना ज़्यादा विकसित था। ये अभी के आर्ट से कंपेयर करता हुआ ये प्रतिमा है। और ये हमारा फेमस मिथिला पेंटिंग, 21st सेंचुरी का मिथिला पेंटिंग, जिसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं, ग्रीन, येलो, रेड। और इसको बनाने वाले लोग इसको बहुत ही इंट्रिकेट तरीके से बनाते हैं, इतना सुंदर निकल के आता है। आप खुद इसी पेंटिंग को देख लीजिए, ये माता दुर्गा को दर्शाया गया है यहाँ पे। इसमें उनके प्यारे प्यारे छोटे छोटे हैंड्स हैं, जिसमें अलग अलग तरीके का अस्त्र लिया है माँ ने। और नीचे शेर को भी एक अलग ही फॉर्म में यहाँ पे दिखाया गया है। कर्नाटक के बीजापुर से निकली हुई ये शिव की प्रतिमा देखिए, जिसे हम कहते हैं उमा माहेश्वर,
जहाँ पे शिव ये है, उमा वो है और गणेश यहाँ कॉर्नर पे दिखाए गए हैं। और ये जो पोस्टर है इसको हम ललित पोस्टर कहते हैं, जिसमें शिवा एकदम आनंद में बैठे हुए हैं अपने डिवोटीज़ और अपनी पूरी फैमिली के साथ, जो यूनिवर्स की क्रिएशन और रिक्रिएशन को दिखाती है उमा महेश्वर। ये डोलेराइट पत्थर से उकेरा हुआ गौरी पट इतना खूबसूरत लग रहा है, पूरी फैमिली दिखाई गई है। ये हमारे शिव, ये कार्तिकेय भगवान है, ये गणेश जी है और गणेश जी का चूल्हा यहाँ नीचे है और शिवा का नंदी भी यहाँ बैठा हुआ है। ये पूरे के पूरे एक शिवलिंग का स्कल्पचर दिया गया है नीचे और ये ऊपर ऐसे पूरा इतना खूबसूरत ये डोलेमाइट पत्थर का बनाया गया है। सप्त मातृका जो कि कर्नाटक से निकाला गया है। इसमें 7 माताएं हैं। 7 माताएं, एक ब्रह्मा की वाइफ, एक माहेश्वरी जो कि महेश भगवान की कंसोर्ट है, एक कौमारी है जो कि कुमार स्कंद की हैं वाइफ और विष्णु की कंसोर्ट जो वैष्णवी हैं, वाराही वाराह की कंसोर्ट एंड इंद्रानी इंद्र भगवान की कंसोर्ट और चामुंडा जो कि शिवा की कंसोर्ट है। ये सारों 7 माताएं हैं और 7 माता की दोनों तरफ हैं, इधर यहाँ पे वीरभद्र है और इस साइड में गणेश है। ये बहुत ही सिग्निफिकेंट फिगर है जिसको हम कहते हैं सप्त मातृका, जो शैवनिज्म में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक राक्षस था जिसको मारने के लिए इन 7 माताओं ने अपनी शक्ति प्रदान की थी शिव को, और जिसकी वजह से शिव ने उस राक्षस को डिफीट किया था। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि ये अगर गुस्से में होती हैं माताएं तो ये डिजीज़ भी बच्चों में पैदा कर देती हैं। ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन हम लोगों की बोलचाल की भाषा में पहले लोग कहते थे जो चेचक जैसी बीमारी है कि वो माता जी निकल गई हैं। जब ये माता प्लीज्ड होती हैं तो वो अपने डिवोटीज़ की बहुत हेल्प करती हैं। और खैर यहाँ पे गणेश और वीरभद्र को इसलिए बनाया गया है क्योंकि इन 7 मातृका के साथ ये दोनों रहते थे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कहीं अग्रेसिव ना हो जाए और उनमें थोड़ी मातृत्व की भावना भी रहे। इसलिए एक साइड में यहाँ पे गणपति हैं और एक साइड में यहाँ पे वीरभद्र हैं। महाराष्ट्र में स्लेट पे बनी हुई ये प्रतिमा है, इतनी खूबसूरत है। लेकिन इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि हर हर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें आधा हिस्सा विष्णु का है और आधा हिस्सा शिव का है। आप इस साइड को देखिए, इसमें त्रिशूल है यहाँ पे और फिर कार्तिकीय है। ये पूरा का पूरा शिव का हिस्सा है और जो इधर का हिस्सा है जिसमें हमारी लक्ष्मी माता को दर्शाया गया है और इस स्वरूप को कहा जाता है हरि हर। जहाँ पे जिस तरीके के पत्थर अवेलेबल थे, आर्टिस्ट ने उन पत्थरों पे काम किया है। अब ये जो पत्थर है वो हल्का ग्रीनिश लिए हुए और ये गुजरात में बना हुआ आर्ट फॉर्म है जो सूर्य को दिखा रहा है और इसके समय की मार हम लोगों को साफ साफ दिख रहा है। ये 7th सेंचुरी में बनाया गया है और कैसे ये इरोजन का शिकार हो गया, जिससे हम लोगों को इस प्रतिमा का ब्यूटी नहीं समझ में आ रहा है। और यहाँ बहुत सारे ऐसी प्रतिमाएं हैं जो कि 1st सेंचुरी में बनी है, लेकिन वो बेसाल्ट में बनी है तो वो अभी भी वैसे का वैसे ही चमक रही है। मेटल एलॉय से बना हुआ ये रिसेंट आर्ट है जो कि छत्तीसगढ़ की किसी ट्राइब ने बनाया है और इसे हम लोग कहते हैं वन देवता। जैसे देखिए कितने सारे एनिमल्स को और ट्राइबल लाइफ से रिलेटेड कुछ स्टोरीज को इस पे रिप्रेजेंट किया गया है। एक मेल फॉर्म है और एक फीमेल फॉर्म। सूरज और चांद। हाँ, जो मेल फॉर्म है उस पे सूरज, उस पे स्टार्स, और यहाँ पर जो फीमेल फॉर्म है उस पे चांद और खूब सारे स्टार्स को रिप्रेजेंट किया गया। ये उमा माहेश्वर की प्रतिमा चालुक्य बादामी ने आईहोल के मंदिर में बनवाया था, जहाँ के उसकी सीलिंग में ये हम लोग को पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मिला था, जो अब इस म्यूजियम का हिस्सा है। और साफ साफ इसे पता चल रहा है कि ये भी हमारे उमा माहेश्वर मतलब कि एक डिवाइन संगम को दिखाया जा रहा है यहाँ पे। और इसमें पूरी की पूरी फैमिली रिप्रेजेंटेटेड है, कुछ डिवोटीज हैं, भगवान शिव अपने बहुत ही प्यारे मुद्रा में बैठे हुए हैं और उनकी कंसोर्ट माता उमा भी उनके साथ है। तो पेंटिंग गैलरी में एंटर कर चुके हैं और हमारे सामने एक से बढ़ के एक पेंटिंग दिख रही है। ये जो पेंटिंग है ये उड़ीसा की स्पेशल, जिसको पट्टचित्र पेंटिंग कहा जाता है। इसमें विष्णु के तीसरे अवतार वराह अवतार को दर्शाया गया है। और देखो किस तरीके से यहाँ पर वराह ने धरती को अपने नाक पे ले रखा है और इसको कितना माइन्यूटली सब कुछ यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है इस पट्टचित्र में। एक्चुअली में ये सिल्क का ही वुवन कपड़ा होता है जिस पे ये पूरी की पूरी चित्रकारी की जाती है, जो हम लोगों को भुवनेश्वर के साइड में बहुत देखने को मिला था। अगेन ये उड़ीसा का ही पट्टचित्र है
जो एक फीमेल आर्टिस्ट ने बनाया है और उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है एक ही चित्र में बहुत सारे एनिमल्स से मिला के ये पेंटिंग्स, और उनके हाथ में विष्णु का सुदर्शन चक्र है जो ये रिप्रेजेंट करना चाह रहा है कि हमारा जो मेन एनर्जी का सोर्स है वो सब मिलके एकाकार ही हो जाता है और सुप्रीम जो है वो यूनाइटेड है। शिव और पार्वती के मिश्रित स्वरूप को तो हम उमा माहेश्वर के नाम से जानते हैं। यहाँ पे शिव, पार्वती और कार्तिकेय का एक मिश्रित स्वरूप है जिसे त्यागराज कहते हैं, और जो अधिकतर हम लोग जब कुछ जुलूस निकाला जाता है तो तमिलनाडु में स्पेशली, तो इस जुलूस में इस पूरी की पूरी चित्र को दिखाया जाता है। मध्य प्रदेश की गोंड जाति से प्रेरित ये पूरा का पूरा पेंटिंग है हमारे सामने, जिसमें वाटर, लैंड और फॉरेस्ट को डिपिक्ट किया गया है। वाटर जो कि पॉल्यूटेड हो गई है और प्ली कर रही है कि प्लीज़ लेट मी बी कंजर्व्ड। लैंड भी जो है वो भी डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट ऑफ द माइनिंग और रिजल्टिंग डिफॉरेस्टेशन दिखा रहा है। लेकिन ये जो पेड़ हैं वो वृक्ष हैं, एक वही आश्रय का सोर्स है जो पानी को भी, हवा को भी, लैंड को भी पूरी तरीके से कंजर्व रख सकते हैं, और आदिवासियों के साथ भी इनका एक गहरा संबंध है। आप ये पेंटिंग देख सकते हैं, रामायण के एक हिस्से को दिखाता है। यहाँ के लोकल रामायण कहने के तरीके में एक्सीडेंटली सुपनेखा के बेटे का यहाँ पे मृत्यु हो जाता है और फिर सुपनेखा यहाँ पे आती है। सुपनेखा का नाक लक्ष्मण जी काटते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और फिर जाकर सुपनेखा रावण से कहती है इस इंसिडेंट के बारे में, और फिर रावण मृग मारिच भेजते हैं और यहाँ पर राम जी जाते हैं मृग मारिच को लेकर आने के लिए। तब तक सीता जी को लेकर भाग जाता है रावण, और फिर जाकर पूरी की पूरी ये रामायण का कहानी जो आपके सामने दिख रहा है ये है। जैसे यहाँ पे रावण आया है भिक्षा मांगने के लिए सीता जी से, और ब्राह्मण का रूप पकड़कर, और यहाँ सीता जी को लेकर ये चला जाता है, भाग जाता है। तो ये पूरा का पूरा रामायण की कहानी है इस वॉल पे। इस म्यूजियम की हर एक दीवार ऐसी है जो कि म्यूजियम में रखी जा सकती है और इसकी कुछ कहानी है। वैसे अभी हमारे सामने जो ये वुडन मंडप दिख रहा है ये बहुत ही सुंदर है। इसकी भी एक कहानी है। ये यहाँ पे नहीं बना था। एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, जब वो नासिक में रहते थे तो उन्होंने देखा कि एक वाड़ा जो कि बहुत ही डिलापिडेटेड मतलब ख़राब स्थिति में पड़ा हुआ था, उसके अंदर का ये स्ट्रक्चर था, और उन्होंने इस बिल्डिंग के जो आर्किटेक्ट थे उनको सजेस्ट किया कि शायद ये हमारे म्यूजियम का हिस्सा बन सकता है। और जो हमारे जॉर्ज विटेट जो आर्किटेक्ट थे उन्होंने देखो किस तरीके से इस लकड़ी से बनी हुई जो चीज़ है इसको कितने अच्छे से इन्होंने इस पूरे के पूरे म्यूजियम का हिस्सा बना दिया है, और जिससे ये म्यूजियम एकदम चार चांद जैसा खिल कर आ रहा है। ये महाराष्ट्र और गुजरात की वार्लिंग पेंटिंग से डिपिक्ट किया गया है मुंबई के हसल वसल को। इसमें लोकल ट्रेन्स दिखाए गए हैं, गाड़ियाँ, ट्रैफिक जाम सब कुछ दिखाया गया है, ओशियन को दिखाया गया है, और वो हमारा दरगाह भी रिप्रेजेंटेटेड है। वैसे वारली वर्ड जो है वो वारला से आती है, और वारला का मतलब होता है फील्ड। तो इस पेंटिंग में हम लोग डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ को ही डिनोट करते थे, और अभी देखो मॉडर्न आर्ट के तहत इस वारली पेंटिंग से पूरे मुंबई शहर के हसल वसल को कितना ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया गया है। ब्यूटीफुल। अगेन ये हमारी वारली पेंटिंग है जिसके सेंटर में एक इंसान है जो कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसको हम तरपा कहते हैं वो बजा रहा है। उसके बाद घर में कुछ घर की एक्टिविटीज़ दिखाई जा रही हैं, पक्षियाँ हैं, और सबसे सुंदर बात इसकी ये है कि इसमें जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स यूज़ किए जाते हैं, सर्कल हो गया, ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ये एक्चुअली में हम लोगों के एलिमेंट ऑफ नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके स्ट्रेंथ को, उसके सेक्रेड रिचुअल को रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वारली पेंटिंग। राजस्थान की एक शैली है पेंटिंग की जिसको फर शैली कहते हैं, और उसमें हम लोगों को पूरे शिव पुराण की स्टोरी को कितने ब्यूटीफुल तरीके से स्टोरी टेलिंग को पेंटिंग के माध्यम से रिप्रेजेंट किया गया है। कितनी बारीक पेंटिंग्स हैं। इसके कुछ हिस्से मैं आपको दिखाऊंगी। जैसे ये सती खंड है। नारद को ब्रह्मा जी से सती जन्म, शिव विवाह, दक्ष यज्ञ, सती का देह त्याग, पार्वती प्रसंग का आग्रह, यहाँ से शुरू किया गया है। ये आग्रह किया जा रहा है। नारद जी कह रहे हैं ब्रह्मा जी से कि मुझे ना सती का पूरा खंड सुनना है, और यहाँ से फिर सती खंड का शुरुआत हो रहा है। शिव शक्ति के बाएं अंग से हरि एवं दाएं से ब्रह्मा, हृदय से रुद्र का उत्पन्न किया जाना, और फिर जैसे शिव पुराण की जो कहानी है उसको यहाँ पर पूरा रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और फाइनली इसका स्टोरी का एंड यहाँ पे हो रहा है जब माता पिता शिव पार्वती की 7 बार प्रदक्षिणा करते हैं, और यहाँ रिद्धि सिद्धि से गणेश जी का विवाह संपन्न होता है। यहाँ पे विष्णु के अलौकितेश्वर फॉर्म को कॉस्मिक वे में रिप्रेजेंट करने के लिए आप देखिए
इतने अच्छे से फ्रेम किया गया है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक सर, और ये जो अनंत तक फैला होगा। और वैसे ही यहाँ पे कॉस्मिक रिप्रेजेंटेशन के लिए बहुत सारे हैंड्स बनाए गए हैं अवलोकितेश्वर के। यहाँ पे देखिए बहुत सारे उनके हेड के ऊपर हेड तो है ही, और हजारों संख्या में उनके बाजू है, मतलब कि हर तरफ वो ही वो है। ये जो सामने गणपति गणेश की प्रतिमा है, ये नेपाल से इंडिया आई है म्यूजियम में, और ये हेरम्पा गणपति है, हेरम गणपति। गणपति के भी 32 रूप होते हैं, जिनमें से ये 11वें रूप है। अमेजिंग। और ये सारी की सारी जो यहाँ पे हम जिस गैलरी में हैं, वहाँ पे सारी की सारी प्रतिमाएं जो हैं वो नेपाल या तिब्बत क्षेत्र से ही ओरिजिनेटेड है। ये देखो, ये लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा है जो नेपाल 19वीं सेंचुरी में 19th सेंचुरी में बनाई गई है। इसका फोटो क्लियर नहीं आ रहा है, लेकिन ये है, ये बहुत ही सुंदर इमेज लक्ष्मी और नारायण की। ये भी नेपाल से मिली हुई प्रतिमा है, जिसको हम कहते हैं काल भैरव और महाभैरव। सॉरी, ये महाभैरव को वो लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब पूजा करते हैं इसकी, और वो अपने घरों पे भी इसको सामने लगाते हैं। इसमें आप देख रहे हैं, इसको इन्हीं को चावल का शराब भी अर्पित किया जाता है, और सावन के महीने में, सितंबर महीने में, इंद्र उत्सव के समय पे उसी शराब को जब ये लोग डालते हैं तो उसी शराब को भक्तों में डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाता है। इनकी 3 नेत्र, सर्प, सब कुछ कितना भयानक है इनके बारे में। ये जो आपको ऑर्नामेंट्स दिख रहा है, गहना दिख रहा है, ये सब ह्यूमन बोन से बना हुआ है, इंसानों के हड्डियों से बना हुआ है। और ये तांत्रिक पहनते हैं जब स्पेशल रिचुअल्स उनको परफॉर्म करना होता है। ये उसको चाम्त नृत्य कहते हैं। तो डांस ये एक तरह का है। ये भी ह्यूमन हड्डी से ही बना हुआ है, ह्यूमन बोन से बना हुआ है। आप देख सकते हैं कितना बारीक तरीके से इसको काटा गया है और निकाला गया है। हम लोग म्यूज़ियम के उस हिस्से में पहुंच चुके हैं जहां पे इजिप्ट से लाई हुई मम्मी रखी गई है। मम्मी बनाने के प्रोसेस को बहुत डिटेल में यहाँ से समझाया भी गया है। लगभग 70 दिन लगते थे एक मम्मी को प्रिजर्व करने में। किसी की डेथ हो जाती थी तो उसके नेसल कैविटी से उसका ब्रेन निकाल लिया जाता था, उसके पेट से, एब्डोमेन से लीवर, लंग्स, ये सारी चीज़ें निकाल ली जाती थी, और फिर हार्ट उसको उसी में रहने दिया जाता था, क्योंकि हार्ट को ये लोग कनेक्शन समझते थे कि ये लास्ट मतलब जो उसका नेक्स्ट लाइफ होगा उसमें भी उसको अपने हार्ट की ज़रूरत होगी। और उसकी बॉडी से जो ऑर्गन्स निकाले जाते थे उसको भी अलग जार में रख दिया जाता था। फिर लकड़ी से उस पूरी बॉडी को ढक दिया जाता था और उस पर बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई जाती थी। और वो पेंटिंग जो सबसे पहली जो मम्मी बनी थी उसको ही ओसिरिस को सबसे पहले मम्मीफिकेशन किया गया था, तो उसी पेंटिंग को वो मतलब कॉपी करता हुआ दिखाया गया था। अभी देखिए इस मम्मी के ऊपर ये कैसे कपड़े को लपेटा गया है। इस बॉडी को पूरा का पूरा एक केमिकल जिसमें नमक वगैरह होता था उसे लपेट के रखा जाता था ताकि ये इसकी बॉडी सड़े नहीं। और ये पूरी की पूरी एक मिस्ट्री है हमारे लिए कि कैसे ये किया जाता होगा। और 70 दिन लगते थे पूरे के पूरे इस प्रोसेस में। और इसके आसपास जो होता था इसमें बहुत सारी ज्वेलरीज कॉफिन के साथ रखी जाती थी, और इसमें बड़े बड़े पिरामिड्स तो ऑफकोर्स बनते ही थे। तो ये है हमारे इजिप्ट की ममीज़ जो हम सब के लिए एक बहुत बड़े रहस्य का हिस्सा है। वहाँ का विश्वास ये था कि मरने के बाद जीवन होता है। अभी भी आपको पता होगा तो एक रिसर्च चल रहा है जिसके थ्रू ऐसा संभव हो सकता है कि जो मरा हुआ इंसान है उसका ब्रेन किसी दूसरी बॉडी में साइंटिफिक तरीके से डाला जा सके। तो बहुत सारे लोग अपनी बॉडी को उस कम्युनिटी में रख देते हैं, मतलब उस सेंटर में, उसके अंदर रख देते हैं कि ठीक है हो सकता है इन द फ्यूचर ऐसा हुआ तो इट विल बी आई विल बी रीबॉर्न। ये तो सारी हरप्पन आर्ट्स की ज्वेलरीज है, हरप्पन टाइम की। ये रिंग हो गया, कंगन हो गया, माला हो गया, ये सब कुछ। ये भी हरप्पा का है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये 3200 से 1500 ईसा पूर्व, मतलब कि 3 से 4000 साल पुराने ये सारे आर्ट्स हैं। हाँ, 5000 साल पुराने ये हमारे सामने आर्ट्स रखे गए हैं। ये मेसोलिथिक पीरियड के पत्थर हैं जो बहुत ज़्यादा कार्व्ड नहीं है। फिर जब हम लोग मेसोलिथिक टूल्स हैं ये भी, फिर जब हम लोग नियोलिथिक टूल्स की तरफ आते हैं तो यहाँ के पत्थर और यहाँ के पत्थर में आप साफ अंतर देख सकते हैं। यहाँ पे अब थोड़ा थोड़ा कार्विंग ज़्यादा होने लगी थी, और कैसे ये लोग अपने लकड़ी में उसको, उस पत्थर को बांध के उससे थोड़ा बहुत अपना औजार का काम लिया करते थे। ये पूरा का पूरा हरप्पन टूल्स है। ये तो हरप्पन टूल्स है, आयरन एज। ये आप पॉटरी देख सकते हैं हड़प्पा एज में किस तरीके के पॉटरी उस लोग यूज करते थे। भांडी है ये, बर्तन। और ये इवोल्यूशन को हमारा दिखा रहा है। द रोड ऑफ होमो सेपियंस, जैसे कि पिलोपिथेकस से ड्रायोपिथेकस, देन ऑस्ट्रेलोपिथेकस,
फिर होमो इरेक्टस, फिर रोडेशियन मैन एंड निएंडरथैल एंड क्रो मैग्नन मैन। ये सारे के सारे खत्म हो चुके हैं और फिर ये होमो सेपियंस। ये ग्रीक और रोमन आर्ट्स हैं, ये पूरी की पूरी गैलरी उसको डेडिकेटेड है। Oh,